स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजू ऑफिस में। और आज मैं फिर से नई वीडियो के साथ आ गया हूँ आपके सामने। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है पूरे इंग्लिश ग्रामर का। आज हम पढ़ने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब, है ना। लेकिन दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करते रहिए, देखते रहिए और साथ ही साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। दोस्तों अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया ना तो ग्रामर आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सारा का सारा जो लोचा होता है ना, ये हेल्पिंग वर्क करता है अनेक अनेक तरह से, है ना। तमाम तरह से आपको परेशान करता है और समझना बहुत इजी है। आप ये जान लीजिए कि बहुत ही इजी है समझना। बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और कंटिन्यू देखिएगा। तो आइए पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया था। डेफिनेशन मैंने क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब की सहायता करते हैं। किन किन कामों के लिए सहायता करते हैं? तो सबसे पहले जिस काम के लिए सहायता करते हैं वो होता है टेंस को निर्धारित करने में। टेंस को निर्धारित करने में आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब ना होता तो हम समय को कैसे हम बता पाते इंग्लिश में। आइए एक सेंटेंस के एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। He is reading a book। ये सेंटेंस हमने लिख दिया। यहाँ पे जो रीडिंग है ये हमारा हो गया मेन वर्ब और जो इज है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि सेंटेंस जो है हमारा वो है प्रेजेंट, है ना, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ये। बट आप इमेजिन करिए कि अगर इसी को हम मिटा दें या यही हेल्पिंग वर्ब अगर ना होता, लीजिए अगर यही हेल्पिंग वर्ब ना होता तो हम क्या कभी जान पाते कि ये किस टेंस का सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं जान पाते, है ना। यहाँ पे जब मैंने इज लिख दिया, यहाँ पे जब मैंने इज लिख दिया तो आपका सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसी को मिटा के अगर हमने वॉज लिख दिया तो क्या हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। यानी कि आप देख लीजिए आपका सब्जेक्ट वही है, आपका मेन वर्ब वही है, आपका ऑब्जेक्ट भी वही है। बदल क्या रहा है? हेल्पिंग वर्ब। और जैसे जैसे हेल्पिंग वर्ब आपका बदल रहा है आपके सेंटेंस का टेंस भी चेंज होता चला जा रहा है। तो पहला काम इसने क्या किया? सेंटेंस को निर्धारित किया, है ना। दूसरा काम ये क्या करता है? दूसरा काम है सेंटेंस को नेगेटिव बनाना। दूसरा काम क्या है? सेंटेंस को नेगेटिव बनाना। सेंटेंस को कैसे नेगेटिव बनाता है? जो नॉट का यूज होता है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही होता है। बिना हेल्पिंग वर्ब के हम नॉट का यूज कर ही नहीं सकते, है ना। आपके टोटल जो हेल्पिंग वर्ब है वो 24 हेल्पिंग वर्ब है और इनको बोला जाता है 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। यानी कि ये जो 24 है हेल्पिंग वर्ब ये नॉट के दोस्त हैं। कोई 25वां शब्द नॉट के साथ नहीं आ सकता कभी। तो जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हुआ तब भी हमें हेल्पिंग वर्ब की ही जरूरत पड़ी। जैसे मैंने कहा कि I was not going to market। ये सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बिना was का यूज किए नॉट का यूज कर दूंगा, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है ना। तो ये क्या किया इसने? सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया। अगला काम ये क्या करता है? ये सेंटेंस को इंट्रोगेटिव भी बनाता है। सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने का काम करता है। आइए यही सेंटेंस देख लेते हैं। जब भी कभी हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, यानी कि सेंटेंस का शुरुआत जो हम करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से करते हैं और उसके बाद में सब्जेक्ट आता है तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर हम इसी सेंटेंस को लिख दें Was I not going to market? सेंटेंस क्या हो गया? सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो गया। अब आप कल्पना कर लीजिए कि अगर was को आप रिप्लेस ना करते इसकी जगह से
तो क्या होता, क्या कभी आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन पाता? कोई चांस नहीं है। ठीक है, और क्या काम करता है आइए उसको भी देखते हैं। ये सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाता है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये हेल्पिंग वर्ब ना होते ना तो कभी भी आपका सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज ही ना हो पाता। क्यों ना हो पाता? एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लिया एक सेंटेंस मैंने लिखा एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही रीड्स अ बुक। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसका जो वर्ब है डज वो छुपा हुआ है, हमको दिख ही नहीं रहा है। लेकिन अगर इसी को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? बुक इज read by him। देखिए, अगर हम इज नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस पैसिव बन ही नहीं सकता है। तो ये तो हो गया अगला काम इसका। एक और काम बहुत इंपॉर्टेंट ये करता है, वो है सेंटेंस को एम्फसाइज करना। आइए उसको भी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सेंटेंस को एम्फसाइज करना। एम्फसाइज करने का मतलब होता है दबाव डालना, सेंटेंस पर दबाव डालना, है ना। मान लीजिए एक सेंटेंस हमने लिखा, प्लीज विजिट आगे। थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। जो सेंटेंस को एम्फसाइज करना हुआ या किसी शब्द को एम्फसाइज करना हुआ, दबाव डालने के साथ साथ उसको महत्वपूर्ण बताना भी होता है। इसका अर्थ एम्फसाइज करने का मतलब दबाव डालना या महत्वपूर्ण बताना इसको, है। अब यही सेंटेंस में लिख दिया, प्लीज विजिट अगेन। हम सभी जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस है, सिंपल सा इंपरेटिव सेंटेंस है, जिसका मतलब है कि कृपया दोबारा आइएगा। जब भी कोई हमारे घर रिलेटिव आते हैं तो हम ये वर्ड बोल ही देते हैं कि दोबारा आइएगा। मान लिया कि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तब हम क्या करेंगे? तब हम उसके ऊपर दबाव बनाएंगे। हम कहेंगे कृपया दोबारा जरूर आइएगा। तो ये जो हम कहेंगे जरूर आइएगा, ये इंग्लिश में कैसे इसको हम शो करेंगे? या ये जो हमने दबाव डाला है, जो हमने उस व्यक्ति को महत्वपूर्ण बताया है अपने शब्दों के द्वारा, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे, प्लीज डू विजिट अगेन। देख लीजिए, विजिट के पहले क्या लग गया है? डू लग गया है। और यहां पर ये लग करके सेंटेंस को एम्फसाइज कर रहा है, वो दबाव बना रहा है उस व्यक्ति के ऊपर जिसको कहा जा रहा है, उसको दोबारा आने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि वह व्यक्ति बोलने वाले के स्पीकर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 काम बहुत जो महत्वपूर्ण हैं, ये हेल्पिंग वर्ब करते हैं। किसके लिए? मेन वर्ब के लिए। अब सोच लीजिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब ना होते तो शायद हम अपने मूड को ही ना एक्सप्रेस कर पाते, या हम अपने एक्टिविटीज को एक्सप्रेस ही ना कर पाते, ना हम टेंस में टाइम का डिटर्मिनेशन कर पाते, ना इंट्रोगेटिव बना पाते, ना नेगेटिव बना पाते, ना एक्टिव से पहले बना पाते, और ना ही हम सेंटेंस को एम्फसाइज कर पाते। तो ये तो हो गया उस क्वेश्चन का आंसर कि हम क्यों करते हैं हेल्पिंग वर्ब का यूज। अब आइए ये देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो जिस प्रकार से हमारा मेन वर्ब 2 प्रकार का होता था, एक होता था ट्रांसिटिव और दूसरा होता था इंट्रांसिटिव, उसी प्रकार से हमारा हेल्पिंग वर्ब भी होता है। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल, है ना। ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? तो यही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। इसके पहले जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, उसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी हेल्पिंग वर्ब्स की होती है, सारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स की होती है ना। सेंटेंस को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, टेंस बताना, एक्टिव से पैसिव बनाना या फिर एम्फसाइज करना, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? प्राइमरी के ही होते हैं। और प्राइमरी में 3 फॉर्म होते हैं वर्ब के। पहला होता है डू फॉर्म,
दूसरा होता है हैड फॉर्म और तीसरा होता है बी फॉर्म, है ना। ये 3 फॉर्म होते हैं। डू फॉर्म में 3 आते हैं, ये है डू, डज और डिड। उसी प्रकार से हैव में भी 3 होते हैं, ये होते हैं हैज, हैव और हैड। बी में 5 होते हैं, वो हैं इज, एम, आर, was और were। दोस्तों इसको बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ये जो हमने अभी आपके सामने वर्ब के 3 फॉर्म लिखे हैं, डू फॉर्म, हैव फॉर्म और बी फॉर्म, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए पढ़ना, क्योंकि अगर हम इन्हीं तीनों को पढ़ लेते हैं, इन्हीं तीनों फॉर्म्स को पढ़ लेते हैं, तो हमारा टेंस क्लियर हो जाता है। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाना है, किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, या किसी भी सेंटेंस में हमें जो वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट होता है वो किस प्रकार से करना है, सारे के सारे इन्हीं तीनों फॉर्म से क्लियर हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम डू फॉर्म की, है ना। डू फॉर्म, जैसा कि आपने देखा कि डू फॉर्म में 3 वर्ब्स आपके होते हैं, वो है डू, डज और डिड। तो दोस्तों ये जो डू और डज होते हैं, डू और डज होते हैं, इनका यूज हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। और जो डिड का यूज हम करते हैं, इसको करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। देखते चलिएगा क्योंकि इसी से हमारा टेंस भी क्लियर हो रहा है ना। तो डू डज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में और डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। अब आइए देखते हैं कि डू का यूज कब करते हैं और डज का यूज कब करते हैं। लेकिन उसको बताने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब भी कभी हमारे डू फॉर्म के सेंटेंसेस अपने अफर्मेटिव में होते हैं, यानी कि सकारात्मक वाक्य में होते हैं, तो कभी हमको ये तीनों नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम इनका चेंज हम नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में करते हैं, तब ये तीनों सामने आते हैं। तो उस कंडीशन में हमें किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज करना है उसको देखते हैं। जैसे डू का जो यूज होता है, ये हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को छोड़ करके होता है। अब फिर से नया क्वेश्चन आ गया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या है। तो जानिए दोस्तों कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो 2 प्रकार के आपके होते हैं, है ना। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर माने जब एक हो और प्लूरल माने जब एक से ज्यादा हो। और सिंगुलर में भी 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड और तीसरा ऑब्वियसली होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, सेकंड में आता है यू, थर्ड में आते हैं ही, शी, इट और दे, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो मैंने आपसे कहा कि जो डू का यूज होता है ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को छोड़ करके होता है। अब यहीं से पहचान लेते हैं हम कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होते हैं। तो जरा देखिए थर्ड पर्सन आपको कहां दिख रहा है। थर्ड पर्सन आपको यहां दिख रहा है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर यानी कि ही, शी और इट, 3 ये हो गए आपके। और साथ ही साथ जो आपके प्रॉपर नाउन होते हैं और कलेक्टिव नाउन होते हैं, इनके साथ भी हमेशा हम थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही यूज करते हैं। और साथ ही साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डू। डू का यूज हम कब करते हैं? डू का यूज हम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कर्ता को छोड़कर करते हैं। यानी कि डू का यूज हमने किया आई वी के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में, और साथ ही साथ अगर हमारा और कोई सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है तो जैसे बॉयज हुआ, स्टूडेंट्स हुआ, एटसेट्रा। डज का यूज हम कब करते हैं? डज का यूज हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। इसको लिखते चलते हैं। डू का यूज करते हैं थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को छोड़कर, है ना। उसी प्रकार से डज का यूज हम कब करेंगे?
डज का हम यूज करेंगे सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन कर्ता के साथ में। सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन। अब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन क्या आपने यहां पे समझा है, वो है ही, शी, इट, उसके बाद में आपके प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। एक कंडीशन आती है मटेरियल नाउन का, जब मटेरियल नाउन पूरे की पूरी कम्युनिटी को शो करता है तो भी इसको सिंगुलर ही माना जाता है। तो इसको रट लेना है, क्योंकि थोड़ा सा रटना पड़ेगा, तब तक आप रटेंगे नहीं ना, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो डू का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कर्ता को छोड़कर, और डज का यूज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कर्ता के साथ करते हैं। कब? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आइए आपको एग्जांपल में दिखा देता हूं, दोनों से एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा एक सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का, या डू का मैंने लिखा, तो आई डू नॉट रीड अ बुक। अब यहां पे देखेंगे जो सब्जेक्ट था वो था फर्स्ट नंबर सिंगुलर पर्सन, इसीलिए क्या लग गया, डू लग गया। मैंने लिख दिया अगला कि बॉयज डू नॉट प्ले, बच्चे नहीं खेलते हैं। तो यहां भी बॉयज के साथ क्या लग गया, डू लग गया। क्यों लग गया डू? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट था वो था थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, है ना। इसी प्रकार से अगर हमें देखें डज का एग्जांपल, तो मैंने कहा कि ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ही के साथ डज क्यों लगा? क्योंकि जो ही है वो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है ये, लेकिन इसको आपको रटना पड़ेगा। अब बात करते हैं डिड की। जब हम डिड का यूज करते हैं तो ये हमेशा यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हमेशा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, या चाहे थर्ड पर्सन हो, हर प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में डिड का यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे डिड जो है वो छुपा हुआ है, लेकिन अगर हम इसी का नेगेटिव बनाएं तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको और समझ में आई होगी, वो ये कि जब हम सेंटेंस में डिड का यूज करते हैं ना, तो यहां पे जो आपका वर्ब सेकंड फॉर्म में था वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। यहां पे मैं नीचे नोट लिख दे रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा कि डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, इसको भूलना नहीं है, याद रखना है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है ऐसी गलती करते कि डिड के साथ भी वो वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज कर देता, लिख देते हैं। मान लीजिए एग्जांपल है तो लिख दिया आई डिड नॉट रोट अ लेटर, सेंटेंस आपका गलत हो जाता है बेटा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमेशा क्या होगा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मतलब कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे डिड के साथ में। तो ये हो गया हमारा डू फॉर्म। तो डू फॉर्म में 3 हमने देखा, सबको बता दिया है, और अगर क्या नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, मैं समझाते भी जा रहा हूँ। अगला आता है हैव फॉर्म। तो जिस प्रकार से हमारा डू फॉर्म होता है, इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से हमारा हैव फॉर्म भी होता है। जैसे डू में हमारे 3 वर्ब्स होते हैं, उसी तरह से हैव में भी 3 वर्ब्स होते हैं, वो हैं हैव और हैव। इन तीनों का जो यूज होता है वो हमेशा परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, वो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं हैज और हैव का यूज। तो हैज और हैव का जो यूज होता है ये हमेशा आपके प्रेजेंट
परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, हैज और हैव का यूज हमेशा आपके प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। जो हमारा हैज होता है इसका यूज हमेशा थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये नंबर और पर्सन क्या होते हैं। और जो हैव होता है ये जो हैव होता है इसका यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को छोड़कर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हैड की, तो ये जो हैड होता है इसका यूज पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से कोई मतलब नहीं है कि क्या होता है कैसे होता है, बस हो जाता है इनका यूज। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी हो, मतलब नहीं है उनसे। एग्जाम्पल एक एक देख लेते हैं। सबसे पहले हम हैज और हैव का एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लिया एग्जाम्पल मैंने हैज हैव का देखा, तो मैंने कहा कि ही हैज रिटन अ लेटर, ये मैंने लिख दिया। आपने देखा कि ही के साथ में हैज का यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। और अगर हम हैव का एग्जांपल देखें तो मैंने कहा कि आई हैव डन माई वर्क। दोस्तों ये तो आपने जाना ही। एक चीज और जानिए कि जब भी किसी सेंटेंस में आप हैज, हैव या हैड का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हमेशा वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। इस चीज को जाने रहिएगा, या अगर आप चाहें तो नोट्स बनाते चल सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। आइए एक हैड का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लिया मैंने कहा कि आई हैड टेकन माई लंच, he had played फुटबॉल। आपने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन सबके साथ में किसका यूज हुआ? हैड का यूज हुआ। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। अब आइए बात करते हैं बी फॉर्म की। ये बी फॉर्म के वर्ड्स में क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, उनको हम कहाँ यूज करते हैं। दोस्तों बी फॉर्म में टोटल आपके 5 वर्ब होते हैं। कौन कौन से हैं वो इज, एंड, आर, वाज और वर। ये टोटल 5 हैं आपके। और बी फॉर्म का यूज हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, या ये जब भी कभी मेन वर्ब का काम करते हैं, लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं, तो इनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है। यानी कि ओवरऑल अगर हम कहें तो इनका जो यूज होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है? वो प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट में होता है। जैसे एग्जांपल हम देखते चलते हैं, पांचों का एक एक एग्जांपल हम लेंगे। जैसे मैंने कहा कि ही इज अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, यू आर genius, he was
स्कूली, है ना, और दे वर स्टूडेंट्स। इन पांचों सेंटेंस को अगर हम देखें तो हमको यूज तो दिखता ही है वर्ब का, साथ ही साथ ये भी दिखता है कि किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हमने किस वर्ब का यूज किया है। जहां भी आपके वर्ब्स यूज हुए हैं ये सारे के सारे लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हुए हैं। आपको बता देता हूं कि जो इज, एम, आर है इनका यूज हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, और जो वॉज और वर्ब होते हैं इनका यूज हमेशा पास्ट टेंस में होता है। आइए मैं लिख देता हूं। ये जो इज, एम, आर होते हैं इनका यूज हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, है ना। और जो वॉज और वर्ब होते हैं इनका यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट में या आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं जो इज का यूज होगा। इज का यूज वो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होगा, यानी कि जो इज का यूज होगा वो हमेशा थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के कर्ता के साथ में होगा। एम का जो यूज होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ में होगा, जो कि फर्स्ट पर्सन, और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, ठीक है। आर का जो यूज होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कर्ता को छोड़ के बाकी सबके साथ में होगा। यानी कि अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए, इन दोनों को छोड़कर बाकी सबके साथ, दोस्तों वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपने 2 सेकंड के लिए भी स्किप कर दिया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ये लिख के दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया इज, एम, आर। अब बात करते हैं वॉज और वर की। तो मैंने पहले बता दिया है कि वॉज वर का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो उसी प्रकार से जैसे इज, एम, आर होते हैं वैसे वॉज और वर होते हैं। जो वॉज का यूज होता है, ठीक है, वॉज का यूज ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में होता है, और जो वर्ब होता है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर बाकी सबके साथ। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दी है, सारे के सारे एग्जाम्पल प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। अगर आप इसी को कॉन्टिन्यूअस बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर कोई मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिख करके और आप इधर का प्रेडिकेट पार्ट आप चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दे रहा हूं, तो मैंने लिखा ही इज रीडिंग अ बुक।
You are playing cricket. I am playing football. He was swimming. They were walking. इन पांचों सेंटेंसेस को आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इनका यूज किया। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मॉडल जो होगा हम उसको अगले क्लासेस में कैरी ऑन करेंगे। लेकिन दोस्तों उसके पहले इस पूरे टॉपिक को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आपने समझने में हल्की सी चूक कर दी तो मैं कह सकता हूं कि आप कभी ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था और बेसिक कॉन्सेप्ट होने के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैक्सिमम बच्चे यही गलतियां करते हैं। वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं कर पाते हैं। जो मैंने बताया कि जैसा सब्जेक्ट होगा यानी कि जिस नंबर पर्सन में सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करेंगे, है ना। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। इस कॉन्सेप्ट को बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं। मैंने जितना इजी हो सकता था उतना मैंने समझा दिया है। देखना समझना ये आपको है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने वीडियो को समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले टॉपिक में मॉडल के साथ में जो इसी तरह और इंटरेस्टिंग होने वाला है।